आज रजिस्ट्रेशन की कौन सी क्लास है हमारी? थर्ड या फोर्थ शायद है। ठीक है। एनीवेज, तो रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन करा था बच्चों। याद है ना? कितना टर्नओवर से ऊपर होता था? कितना कितना था? बताओ बताओ। कहने से 10 लाख भी होता था सर, 20 लाख भी होता था सर, 40 लाख भी होता था। अच्छा जी। फिर हमने देखा था पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने प्रेमाइस से एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहे हो, या अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना। याद है ना? और भी ऐसे कई पॉइंट करे थे। इंटरस्टेट ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख नहीं करना, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं करना, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो भी एग्जाम्प्ट थे अप टू 20 लाख। याद आ रहा है आपको बातें? फिर हमने देखा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। किस किस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है? आरसीएम वालों को कंपलसरी लेना होता है बेटे। ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वालों को लेना होता था, लेकिन गुड्स में एक एक्सेप्शन थी। बताइए कौन बताएगा गुड्स के केस में, इंटरस्टेट में, एक्सेप्ट? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट कोड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और उसके लिए वो कंडीशन भी देखी थी हम लोगों ने, क्या होना चाहिए? पैन नंबर होना चाहिए और ई वे बिल भी होना चाहिए। याद है ना बच्चे? हाँ जी। ठीक है। आज मैं आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाल रहा। हालांकि 22, 23, 24 में कोई एक दो पेज हल्के फुल्के बचे होंगे, वो रास्ते में आते रहेंगे। मैं आज आपको बस ये दो सेक्शन कराने जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन 26 एंड 27। और ये बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस है बच्चे, जिसमें से डीम्ड रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही छोटा है। और फिर मुझे बात करनी होगी कैजुअल टेक्सचर पर्सन और एनआरटीपी की। ठीक है जी। तो ये क्या है मेरा एनआरटी। अब आप जरा एक बार डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में सुनिए। एक बात बताओ, जो मैं यहीं पे ही कर लूंगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो क्या मैं कह सकता हूं जहां जिस भी स्टेट में हमारी दुकान होती है, हम उस स्टेट में रजिस्टर होते हैं? ये आप मानते हो? सर। हाँ जी। ये आप मानते हैं बच्चे, जिस स्टेट में हमारी दुकान होती है, हम उस स्टेट में रजिस्टर करते हैं। तो बेसिकली हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। और वो वेबसाइट है gst.gov.in। पर सर आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटे जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो ये ना स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के पास जाती है, जिसे पीओ बोला जाता है। कौन से ऑफिसर जा रहे? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या लग रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट में आपकी दुकान है, उसी स्टेट में ही कोई ऑफिस में सरकार के पास ये फाइल जाती है। और मान लो, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया, आप जीएसटी में रजिस्टर होना चाहते थे, स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स इट मीन्स इट इज डीम्ड रिजेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्टेट कह रही है हाँ सब सही है, रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए, तो क्या मुझे सेंटर के पास अलग से अप्लाई करना चाहिए? या इसका मतलब ये निकलेगा, इट मीन्स इट इज डीम्ड एक्सेप्टेड या डीम्ड रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। कहने का मतलब ये है
कि अगर स्टेट की हाँ है तो सेंटर की भी हाँ है, स्टेट की ना है तो सेंटर की भी ना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखो, जब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या मैं स्टेट से अलग रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, सेंटर से अलग ले रहा हूँ? क्या ये जो रजिस्ट्रेशन है, क्या वो ऐसे है कि अरे चलो सीजीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने चलते हैं, अरे चलो एसजीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने चलते हैं? क्या टैक्स वाइज रजिस्ट्रेशन हो रही है बच्चे? अरे चलो आईजीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप अपनी दुकान को रजिस्टर कर रहे हो और जैसी रजिस्टर हो गई तो आप सारे टैक्सेस में रजिस्टर्ड हो, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टेट के पास जाएगी, एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द स्टेट इट इज डीम्ड रजिस्टर्ड बाय द सेंटर ऑल्सो। तो यही आपका सेक्शन 26 है। आप मुझे बताइए अगर कोई डाउट है तो बोले। कहिए बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? इस लाइन का मतलब समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन नॉट टैक्स वाइज। अब ये नहीं कह सकते कि मैं सीजीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं एसजीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं। मेरी दुकान रजिस्टर्ड है, जैसी रजिस्टर्ड है वो सारे के सारे टैक्सेस में रजिस्टर्ड है। और अगर स्टेट ने एक्सेप्ट कर दिया इट इज डीम्ड रजिस्टर्ड बाय दी सेंटर। कहिए बच्चा, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। चलिए कूल। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको याद होगा कई बार आया बच्चे कैजुअल टेक्सुअल पर्सन का, है ना? कई बार लिखा हुआ आया कि सर ये कहीं था, मैंने आपको बोला अरे याद कर लो ना, अभी आएगी, आज वो बात आ गई है बेटे। पहले मुझे बताइए कैजुअल टेक्सुअल पर्सन का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 27। क्या कैजुअल टेक्सुअल पर्सन और एनआरटीपी कॉम्पोजिशन स्कीम ले पा रहे थे? बताना, बोलो ना। नो सर। एग्जैक्टली exactly। और क्या मैं कह सकता हूं कि इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन थी वो कंपलसरी कंपलसरी? थी। एग्जैक्टली। कंपल्सरी। तो भैया दोनों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन थी। ये दो बातें आपको पहले पता होनी चाहिए जो हमने अभी तक कर ली है। लेकिन सर ऐसी क्या नई बात है? बेटे अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैजुअल टेक्सुअल पर्सन क्या होता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। आप सब बच्चे प्रगति मैदान गए हो? प्रगति मैदान गए बच्चे? बेटे या तो बोल दो हाँ, नो। या तो बोल दो ना, कुछ तो बोलो ना बेटे। नो। देखो मैं अकेला लैपटॉप पे ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं घर में सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया इस इंसान को, किससे बात कर रहा है, बच्चे ही बात नहीं करते इनसे तो मैम को बेस मिल जाएगा। देखा, तुमसे कोई बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगी बात। ठीक है। नो सर नहीं गए। हाँ नहीं थैंक यू गए बेटे। नो सर नहीं गए। हाँ बिल्कुल बेटे, थोड़ा सपोर्ट रखो बेटे मेरे लिए ना। ठीक है जी, बीच बीच में बोलते रहना सर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, घर पे थोड़ी इमेज बनी रहती है बेटे। ठीक है, बोलेंगे ना सब बच्चे? यस सर। और बीच बीच में फिर बोल देना कि आप अच्छे हो मैम अच्छी नहीं है, ऐसे भी बोल पाओगे? इतनी हिम्मत है? नहीं सर। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है बेटे, आप तो छोटे बच्चे हो, अभी रहने दो। ठीक है, तो आइए बच्चों, तो प्रगति मैदान गए बच्चे? नो सर। नो सर। माय गॉड, प्रगति मैदान नहीं गए? अरे वो ट्रेड फेयर लगती है, ट्रेड फेयर सुने? ट्रेड फेयर लगती है कुछ, सुने सर कुछ? जो नोएडा में लगते हैं सर गए। कहाँ? नोएडा में। नहीं, प्रगति मैदान वो आईटीओ के पास है, वो जो ट्रेड फेयर, हाँ। मतलब जो वो लगता है ना, कार्स बाइक्स और मतलब ऐसे जाते हैं, थोड़ा टिकट विकेट मिलती है। यस सर जो गए? इंटरनेशनल ट्रेड है वो। क्या चीज? इंटरनेशनल ट्रेड शो। हाँ हाँ, इंटरनेशनल भी होती है और शायद से नेशनल होती है, आई एम नॉट श्योर। बट चलो कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जांपल ले लूंगा। कॉलेज में फेस्ट पे गए हो आप? यस। कॉलेज में फेस्ट पे तो गए हैं सर।
क्या वहां पे छोले भटूरे मिल रहे होते हैं? Yes, sir. ठीक है, छोले भटूरे नहीं, चलो आइसक्रीम वाले भैया होते हैं उधर, आइसक्रीम वाले भैया। Yes. तो आइसक्रीम वाले भैया की वो परमानेंट दुकान है क्या? या हो सकता है कि उनकी परमानेंट दुकान तो, जैसे ज्ञानी, सुना आपने ज्ञानीज आइसक्रीम? No, sir. बड़े छोटे बच्चों यार, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा एक दिन। ज्ञानीज आइसक्रीम इज अ फेमस आइसक्रीम चेन बेटे, उसने छोटे से उसने इतने सारे आउटलेट्स खोले हैं। किसी बच्चे ने भी नहीं सुना हुआ ज्ञानीज? Yes, sir. Hi, sir. और Thursday लाजपत खिला नगर देते उधर कालका जी में भी है। अगर तुम चाय पॉइंट है ना उधर एक सर्कल, अगर तुम नेहरू एनक्लेव से आते हो तो फर्स्ट सर्कल के एकदम लेफ्ट में ही है ज्ञानीज आइसक्रीम। ठीक है, तो कल एक बार बोलेंगे दुष्यंत सर को कि लेके चले, मैंने तुम्हें जगह बता दी, दुष्यंत सर लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये थी कि ज्ञानीज आइसक्रीम की ना कालका जी में दुकान है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनको लगा यार देशबंधु कॉलेज में फेस्ट है, वहां पे आइसक्रीम बेचता हूँ। बेच सकते हैं वैसे, आइडिया सही है, आइसक्रीम बिकेगी खूब, है ना? तो अलाउड है कैसे? आपकी जो दुकान है जो रजिस्टर्ड है, वो आपकी कालका जी में दुकान है जिस प्रेमाइस को रजिस्टर्ड है, आपने कुछ आइसक्रीम पकड़ी और एक फ्रिज उठाया, ट्रक में डाला और कहीं और से बेच रहे हो। अरे सर कालका जी में ही है तो बेच दी, यूपी में भी चले गए किसी कॉलेज में, आप तो आइसक्रीम दुकान इधर है और बेच आप करोड़ों का माल ऐसी रेडी पे बेच रहे हो। अब आप मतलब रजिस्टर्ड प्लेस वहां है, और आप 10-10 जगहों कॉलेजेस में जा रहे हो और सामान बेच रहे हो, और आपने 50 लाख की सेल कर दी, और आप तो खुले मैदान में बेच गए आप सामान को। आप मुझे बताइए, ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? ये सोचने वाली बात है। अब आप डिटेल पढ़ रहे हो जिंदगी में तो पता होनी चाहिए अब आपको, ऐसा हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। हम्म। क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन आई एग्जाम्पल में? दूसरा एग्जाम्पल बनाऊं क्या? अच्छा चलो तुम छोड़ो एक बात, मूवीज देखते हैं सब बच्चे? Yes, sir. बैंड बाजा बारात मूवी देखी है, बैंड बाजा बारात? No, sir. अबे यार बड़ा ये तो अच्छी अच्छी मूवी तुम नहीं देखते यार, मतलब। ठीक है, बैंड बाजा बारात में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा एवे ही लुट गया। गाना तो सुना होगा, बचपन में देखी थी, वेरी गुड। अब कौन सी मूवी देखते हो बेटे बुढ़ापे में, कौन सी मूवी देख रहे हो आजकल सूरज जी? ठीक है, हाँ, बैंड बाजा बारात मूवी में क्या होता है बताता हूँ। अनुष्का शर्मा होती है। ठीक है, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, 1 मिनट।
हाँ जी बच्चे। सॉरी सॉरी, अरे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जैसे बैंड बाजा बारात मूवी में क्या था कि ना, उसमें अनुष्का शर्मा और कौन था, रणवीर सिंह। ठीक है। तो वो लोग ना इवेंट्स मैनेज करते थे। इवेंट मैनेजमेंट पता है आपको बच्चे क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट? यस। ठीक है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, अगर किसी को भी शादी करवानी है तो वो क्या करते हैं, रादर देन दे डू द एफर्ट्स कि कार्ड का डिजाइनिंग, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्या क्या मेन्यू में होना चाहिए, जगह कौन सी है, वो सीधा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लेते हैं और वो उनके लिए सब अरेंज करके चलते हैं। यही होता है ना इवेंट मैनेजमेंट, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे उस मूवी में कि पहले तो उन लोग का ना, मान लो एक ऑफिस होता है, ठीक है, एक जगह पे ऑफिस होता है। मान लीजिए अभी हमारे एग्जाम्पल में उनका ऑफिस ऑलरेडी कहाँ पर है बच्चे, नेहरू प्लेस में, जहाँ बड़ा सा ऑफिस है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस है। आप वहां पे जाइए, उनसे बात करिए, शादी का अरेंज करा लीजिए। लेकिन बेटे आप मुझे बताओ, क्या शादी दिल्ली दिल्ली में होती होगी या बाहर भी होती होगी? बाहर भी होती होगी। बाहर भी होती होगी। मान लीजिए कि बाहर शादी हो रही है गोवा में, और 1 मंथ का प्लान है, मतलब जो पार्टी जिसकी जिसकी शादी हो रही है बड़ी मोटी पार्टी है, और वो कह रहे हैं 1 महीने तक कम से कम 8-10 फंक्शन है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां से अपने सारे लेबर, केटरर्स उनको लेके जाऊंगा, या बैंड बाजा बारात वाले जो हैं वो अपना ऑफिस बाहर खोलेंगे, वहां पे 1 मंथ के लिए लोगों की हायरिंग करेंगे, वहां के केटरर्स ढूंढेंगे, या वो हर बंदा दिल्ली से सप्लाई करेंगे, मटेरियल दिल्ली से जा रहा है, या मैं गोवा में जाके ही महीना भर एक ऑफिस ले लूं और सारा कोऑर्डिनेशन वहीं पे करूं? क्या लग रहा है आपको, बिजनेस लेवल पे क्या सही लग रहा है? वो वास्ते कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। क्यों? अरे सर 1 महीने का है, ठीक है, गोवा में फंक्शन है, मेरे को लॉजिस्टिकली गोवा के लोकल लोगों को ही हायर करूंगा तो सही होगा। एंड क्या मैं कह सकता हूं, उसके लिए मुझे भी, अगर मुझे पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो मैं टू एंड फ्रो करूंगा, या मैं करूंगा भाई महीना भर, अगर जितने फंक्शन है उधर, मतलब पूरा महीने का आइटिनरी है, तो मैं वहीं पे होऊंगा या मैं वहां पे नहीं होऊंगा? क्या लग रहा है आपको? वहीं पे होंगे। वहीं। आप एग्जैक्टली वहीं पे एग्जैक्टली। तो आप समझिए भाई साहब, 20 करोड़ का काम मिला हुआ है, ठीक है, और मैं वहां पर एक ऑफिस खोलूंगा, मैं वहां पे बैठूंगा, मैं उधर हायरिंग करूंगा, स्टाफ की हायरिंग करूंगा, क्योंकि हर चीज तो मैं भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, कि प्रोक्योरमेंट का ये बंदा देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, क्योंकि गलती नहीं हो सकती, पैसा बह रहा है, ठीक है, ऐसा लालच नहीं करना कि हर काम खुद ही कर रहे हैं, हर चीज ऑर्गेनाइज चल रही है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन ये जो कंपनी थी बैंड बाजा बारात, ये ओरिजिनली कहाँ पे रजिस्टर्ड थी बच्चे? मेरे प्लेस में। नेहरू प्लेस, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन था। और मुझे एक बात बताओ, 1 महीने बाद जब ये इवेंट हो जाएगा, अब इस ऑफिस का मेरे को कोई काम? नो सर। नो नहीं। सर। अगला कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा पता नहीं, अगली शादी केरला में है, उससे अगली राजस्थान में है, उससे अगली महाराष्ट्र में है। तो भाई मैं तो एक एक महीने के लिए अलग अलग जगहों पे ऑफिसेस खोल रहा हूं। तो सर ये कैसे हैंडल करोगे आप? हैंडल करने की बात यह है कि मेन मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है। और आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगली लूं, बीइंग अ डिफरेंट स्टेट, तो मेरी तो सिरदर्दी बढ़ जाएगी, अबे यार महीने के लिए जाना है रजिस्ट्रेशन लेने, फिर यहाँ गया अबे यार एक और रजिस्ट्रेशन, अबे यार एक और। तो सरकार कहती है चिंता मत करो, तुमको अलग अलग, आई मीन तुम अपने आप को कैसे रजिस्टर करवा लो एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तुम्हारा धंधा ही ऐसा है कि तुमको 40 दिन जाना है बस वहां पे, तो तुम अपनी मेन रजिस्ट्रेशन मत लो उस जगह पे किस नाम से रजिस्ट्रेशन लो, दैट यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेट मी टेल यू, गोवा में रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी, बट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन या एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? एज कैजुअल पर्सन। एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिर आप केरला में जाएंगे, केरला में रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी, बट एज नॉर्मल पर्सन या एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टेक्सटाइल टेक्सटाइल। कैजुअल टैक्स एग्जैक्टली पर्सन। exactly। तो आपको हर जगह पर
जहां भी आप सप्लाई करते हैं, और अगर आप वहां पे अपनी एक शॉप खोलते हैं, तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड लेट मी टेल यू, मेन रजिस्ट्रेशन तो तुम्हारी चली रही है नेहरू प्लेस में, लेकिन जहां भी तुम जा रहे हो टेम्पररी 15-20 दिन के लिए, वहां रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी। 1 मिनट देना बस मुझे, मैं चार्ज लगा रहा हूँ। ठीक है, और बस कंटेंट समझ आ गया तो मैं 1 मिनट देना बस। ठीक है बच्चे, चलिए अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए पढ़ते कैजुअल टैक्सुअल पर्सन। ध्यान से देखिएगा, कैजुअल टैक्सुअल पर्सन के बारे में क्या बोल रहा है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन जैसे जब आप सेल कर देते हो उसके बाद लेनी होती है, पहले लेनी होती है जनरली, जनरल लोगों के लिए। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं। जब आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हो, कब लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हो? आपका टर्नओवर कितने से ऊपर हो जाता है? 20 लाख से 20 लाख, एग्जैक्टली। ठीक है, 20 लाख से अब हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कितने दिन में अप्लाई करना होता है, मैंने आपको ये नहीं बताया था। यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज। जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, आपको विद इन 30 डेज अप्लाई करना होता है। बट इट इज नॉट द केस विद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा, और आगे देखिएगा क्या लिखा है, 5 डेज बिफोर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। यानी कि बेचने से पहले ही 5 दिन पहले। अगर मुझे आज सामान बेचना है, मेरा प्लान था कि 4 नवंबर को मुझे सामान बेचना है, तो मुझे बाय 29 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन लेनी थी। और आप इसको ऐसे कह सकते हो, रजिस्ट्रेशन के 5 दिन बाद बेच सकते हो आप। यहां तक क्लियर है पहले आप? अगला पॉइंट क्या लिखा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का बच्चे फिक्स प्लेस होता है या नहीं होता इसका? क्या बताया था मैंने आपको? क्या ऑलरेडी कोई ना कोई नहीं जगह फिक्स होता। प्लेस है? बोलो ना। यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई फिक्स प्लेस होनी चाहिए थी। जैसे हमारे एग्जांपल में फिक्स प्लेस क्या थी? नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस। ठीक है। हाँ, अब आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिनों की मिलेगी? मैक्सिमम 90 डेज। 90 दिन की ही मिल सकती है। सर मुझे 70 दिन की चाहिए, तो 70 मिल जाएगी। यानी कि 90 डेज, और जो आप चाहते हो विच एवर इज लेस। सर मुझे 20 दिन की चाहिए, तो 20 दिन की मिल जाएगी। सर मुझे 150 दिन की चाहिए, नहीं मिलेगी। कितने दिन की मिल सकती है मैक्सिमम बच्चे? 90 डेज। 90। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है? यस। आपको उसके आगे दिख रहा होगा +90, यानी कि 90 डेज की आपने रजिस्ट्रेशन ले ली। बट इफ यू वांट कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप कितना पीरियड और एक्सटेंड कर सकते हैं? 90 डेज, यानी कि 90 डेज एक्सटेंशन का पीरियड है। तो टोटल इसका मतलब आप एक जगह पे एज कैजुअल टैक्स पर्सन कितने दिन रजिस्टर हो सकते हैं? 180 डेज। ठीक है बच्चे? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है सर जी? एडवांस पेमेंट लो जी लो। जब आप एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर हो गए, आप सरकार के पास जाओगे,
तो बोलोगे 2 करोड़ की सेल करनी है। सरकार कहेगी 2 करोड़ पे 20 लाख का जीएसटी। मैंने कहा सेल तो करने दो। कह रहे नहीं 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 नहीं, पहले पैसा जमा करो, क्योंकि तुम तो भाग जाओगे, तुम तो कुछ दिन के मेहमान आए हो स्टेट में। तो आपको एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा बाय कैजुअल टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड यू कैन से ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। कही यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो कई बातें हमने छोटी छोटी, मैंने आपको वर्ड्स, आपको कीवर्ड दिख रहे हैं पर काफी बातें बताई। अब अगला वर्ड, अगला क्या आ रहा है बच्चे? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है एक इंसान जो बाहर रहता है। सो द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, वो इंसान बाहर रहता है और वो सर्विस देगा इंडिया में, लेकिन वो बंदा बाहर ही रहता है। यानी कि जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का फिक्स प्लेस इन इंडिया था ना, इस बंदे का फिक्स प्लेस इन इंडिया नहीं है, ये लिखा नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या इसको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? बिल्कुल, अंडर सेक्शन 24। कितने दिन में? 5 डेज बिफोर। याद है आपको? 5 डेज बिफोर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कॉमन बात चल रही, कंपलसरी है, 5 दिन पहले लेनी होगी और पेमेंट भी एडवांस में ही करनी होगी। पेमेंट ऑफ जीएसटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। रजिस्ट्रेशन कितने टाइम तक की मिलेगी बेटे? 90 डेज। क्या फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी? हो जाएगी जी। यहाँ पे किस तरीके से लिखा है? ऊपर भी वही है। या तो आप 90 डेज या एक्चुअल डेज। मुझे बताइए, एक्चुअल डेज 40 डेज है, तो कितने टाइम की रजिस्ट्रेशन मिलेगी? 40। जब तुम टू खुद ही कह डेज रहे हो, जब तुम खुद ही कह रहे हो 40 की, तो 40 मिलेगी। लेकिन अगर तुम 140 लेना चाहो तो कितने दिन की होती? 90 डेज। ठीक है ना बच्चे? यही है ना बच्चे? और ये एक्सटेंशन की बात कहाँ लिखी है? 90 डेज कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अप टू अगेन 90 डेज। 90 डेज वाले दिन को और एक्सटेंड 90 दिन कर सकते हो, एंड ऑन रीजनेबल कॉज, मतलब वो कन्विंस होना चाहिए जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो चीज़ है। कहिए साहब जी, क्या यहां तक कोई दिक्कत? तो एक बार 5 डेज टैक्सेबल वाला बता दीजिए। हाँ जी 5 डेज वाला। मैडम, आपको रजिस्ट्रेशन 5 डेज पहले लेनी होगी। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने 25 दिसंबर का एक फंक्शन है जो मैंने करना है, ठीक है, शादी करवानी है 25 दिसंबर, तो मुझे 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, 5 डेज बिफोर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। क्लियर है ओके बच्चे? सर। यस। अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं ना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आपने दोनों की सिमिलैरिटीज देखी, लेकिन इन दोनों में ना डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। किसकी डिफरेंस की बात कर रहे हो सर? कैजुअल टेक्सुअल पर्सन और एनआरटीपी। क्या मैं कह सकता हूं इसका फिक्स्ड प्लेस इन इंडिया होना चाहिए और फिक्स प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। क्या मैं कह सकता हूं बच्चे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा? दूसरी बात, ये जो बंदा सप्लाई कर रहा है ना, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन, ये आप कह सकते हो इट इज इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब उसके धंधे का एक्सटेंशन ही है। लेकिन यहां पे दैट इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट नेसेसरी। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको ये दिखाना है कि ये मेरे बिजनेस की एक्सटेंशन है। वो बंदे का बिजनेस कुछ और है, या चाहे है भी नहीं, बट वो कोई चीज बेचना चाह रहा है,
ठीक है, तो भी वो एनआरटीपी कहलाया जाता है। ये सिर्फ डिफरेंस लिखवा रहा हूं आपको छोटे छोटे। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करता है तो इसको पैन नंबर देना पड़ता है। लेकिन अब आप एक कॉमन सेंस की बात बताइए, क्या एनआरटीपी के पास पैन नंबर होगा इंडिया का? नो सर। नहीं होगा। तो इसके पास क्या होना चाहिए? इसका पासपोर्ट होना चाहिए। जिस भी कंट्री में बैठा है पासपोर्ट होना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे हैं जिनके पास पासपोर्ट है या नहीं है? पासपोर्ट बनाया हुआ है बच्चों ने किसी ने? है हम्म। है। ठीक है, तो पासपोर्ट जो होता है वो, जैसे, ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर जा रहे हो, बाहर जाने के लिए तो आपको वीजा चाहिए, कुछ कंट्री वीजा ऑन अराइवल होता है, बट पासपोर्ट होना हर कंट्री में मतलब कि वो चीज़ है कि नॉर्मल बात है कि भाई आप बनवा ले, अगर नहीं है तो इस एनआरटी। लेकिन साथ ही साथ में ये जब अप्लाई करेगा, तो अगर ये इधर नहीं है तो एजेंट अप्लाई करेगा, तो इसके पास एजेंट का पैन नंबर तो जरूर होना चाहिए। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, और ये कैजुअल टेक्सचुअल पर्सन और एनआरटीपी की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के अंदर से छोटे 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 सवाल बहुत सारे निकल जाते हैं जिंदगी में। कहिए साहब जी, क्या यहां तक कोई दिक्कत? सर, ये हाँ जो जी। ये जो एजेंट होता है, ये ट्रैवल एजेंट होता है या फिर ये एम्बेसी वाले नहीं, होते ये हैं? थोड़े मतलब एजेंट जनरली ट्रैवल एजेंट और वो होने को हो सकते हैं, लेकिन जनरली ही वुड अपॉइंट समबडी जिसकी जीएसटी की नॉलेज है, तो टैक्स प्रोफेशनल्स होंगे जनरली, क्योंकि इन्हीं को अप्लाई करना आएगा कि एनआरटीपी जीएसटी की वेबसाइट की नॉलेज जो होती है वो जो टैक्स में होगा उसी को ही होगी। हाँ, वो चीज़ है। कही क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो बात तो मेरे को यहीं तक करनी है। अब इसको हम रीड करेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट जरूर बना लीजिए बच्चों। इसको साथ साथ लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे अभी? नो सर। नहीं एक बार सर। लिख लो, लिख लो एक बार इसको।